नमस्कार दोस्तों, कैरियर ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 100 MCQ जो टॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले 4 वीडियोज में 25-25 के स्लॉट में। आज से हम लोग जो टॉप 100 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी 40 क्वेश्चन पहली बात तो आते हैं, देख सुन लीजिए। और शुरू में 10 क्वेश्चन MCQ टाइप के रहते हैं, उसके बाद 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रू फॉल्स में होते हैं। तो उस 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहां पे करेंगे, जो 25-25 के स्लॉट में होगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में आप ट्रू फॉल्स के टॉप 100 क्वेश्चन के पहले स्लॉट की जानकारी लेंगे, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि वो किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर्स कैसे निकलते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स का पहला स्लॉट। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन ये है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। एन एल्गोरिथम is an graphical representation of the logic of a program। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन करने हैं वो भी सही, तो क्वेश्चन को बहुत ही क्लियर स्थिरता के साथ में आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है एल्गोरिथम इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात तो यहां पे आपको ध्यान से समझना ही है कि एल्गोरिथम पहली बात तो ग्राफिकल होता ही नहीं है, ठीक है। ग्राफिकल बिल्कुल नहीं होता है। एल्गोरिथम जो है वो सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ कोड होता है। तो कहने का मतलब ये जो कथन है टोटल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। तो यहां पे हमको फॉल्स मतलब एफ टिक करना है। तो मतलब ये जो है वो फॉल्स है, तो हम फॉल्स के लिए सीधा एफ लिखते हैं दोस्तों। तो ये कथन आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है अ डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगुलर शेप। डिसीजन बॉक्स, देखिए दोस्तों, डिसीजन बॉक्स का प्रयोग पूरे पाइथन में एल्गोरिथम चैप्टर में होता है। अर्थात जब हम किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम तो हम सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट में दोस्तों हम बॉक्स का यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। तो वहां पे डिसीजन बॉक्स का प्रयोग होता है। तो डिसीजन बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स में, रेक्टेंगुलर आकार में क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, डिसीजन के लिए डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं, ये एल्गोरिथम में हम लोगों ने देखा होगा। तो जो डिसीजन बॉक्स होता है दोस्तों, वो इस शेप में होता है, ठीक है, इस शेप में होता है। तो ये जो है वो डायमंड बॉक्स है दोस्तों, ठीक। इसको कहते हैं डायमंड बॉक्स। इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बिल्कुल कहते नहीं है। तो कहने का मतलब ये डिसीजन बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स के द्वारा, रेक्टेंगुलर आकार में जो बॉक्स बनता है उसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो ये भी आपका जो आंसर हुआ, ये आपका जो क्वेश्चन है वो भी फॉल्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि डिसीजन बॉक्स जो है एक डायमंड बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फ्लो चार्ट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड बाय फ्रैंक गिलब्रेथ। दोस्तों, मिस्टर फ्रैंक गिलब्रेथ ने फ्लो चार्ट को पहले बार इंट्रोड्यूस किया था, यूज किया था, हमारे सामने उसको अप्लाई किया था। तो ये जो कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो हम इसको टी के मार्क से मार्क करते हैं, यानी ये ट्रू हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें किसी प्रकार का लॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ ये ट्रू है, क्योंकि फ्रैंक गिलबर्थ ने जो है फ्लो चार्ट को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन में आ सकता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ वेल रिटन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हेल्प इन राइटिंग गुड प्रोग्राम्स। कहने का यह मतलब है, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट अच्छी तरह से लिखा गया है, तो राइटिंग गुड प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम को अच्छी तरह लिखने में मदद करता है। हेल्प इन टू राइटिंग गुड प्रोग्राम, कहने का मतलब यह है कि अगर हम अच्छा
एल्गोरिथम लिख दें और फ्लोचार्ट लिख दें तो हमको उससे मदद मिलेगी अच्छा सा प्रोग्राम बनाने में। दोस्तों यहां पे आपको हम एक बात बता दें, एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट दोनों का प्रयोग ही इसलिए होता है कि हम जो है प्रोग्राम को अच्छी तरह डिजाइन कर सके, प्रोग्रामिंग हमको आ सके। तो ये दोस्तों कथन बिल्कुल सही है, अर्थात अगर एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट हम लिखना जान गए तो प्रोग्रामिंग हम आराम से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमेंट्स इन द प्रोग्राम मेक डिबगिंग ऑफ द प्रोग्राम इजियर। दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा हम कमेंट बताना चाहेंगे। कमेंट से जो है आ सकता है एग्जाम, आपके ओ लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको कमेंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक सेकंड का आप समय दीजिए, हम आपको कमेंट अच्छे से बता दें कि व्हाट इज द कमेंट। दोस्तों कमेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कमेंट, अगर हम यहां आपको कमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज द कमेंट, तो कमेंट के बारे में कभी कभी जो है एक लाइन में भी स्टेटमेंट आता है, तो कमेंट को यहां पे जान लेते हैं। कमेंट जैसे नॉर्मली भाषा में अगर कोई बोल देता है तो हम उसको कंसीडर बहुत ही कम करते हैं, कभी कभी तो नहीं भी करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्राम के फाइल में अगर हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जिसका रिलेशन डायरेक्टली उस प्रोग्राम से नहीं है, अर्थात अगर हमने पाइथन में प्रोग्राम लिखा और उसको कमेंट के रूप में लिख दिया, तो हमारा जो इंटरप्रेटर है, जो ट्रांसलेटर है, उस कमेंट को पहचानता नहीं है, इग्नोर करता है या उसको जानता ही नहीं है। लेकिन कमेंट अगर वो जानता है तो हम लिखते क्यों है? तो दोस्तों यहां पे बता दें, कमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम प्रोग्राम को समझा सके कि ये प्रोग्राम हमने लिखा क्यों है, ताकि जब वो चलाया जा सके प्रोग्रामर के द्वारा तो उसके हिसाब से उसको समझ ले, ताकि उसमें एरर को फाइंड आउट करना आसान हो जाए और वो समझ जाए कि किसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है, जिस प्रकार का आउटपुट हमको चाहिए वैसे प्रोग्राम को हम चलाएंगे। तो कहने का मतलब यह दोस्तों, कमेंट हमारे प्रोग्राम को समझने में मदद करता है। अगर हम उसी प्रोग्राम के साथ कमेंट का प्रयोग करके कुछ उसके कोडिंग के बारे में एक्सप्लेन कर दे तो ठीक। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा आपको कमेंट के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। कमेंट दो प्रकार का होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, यानी एक लाइन लिखने के लिए सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसमें क्या होता है, हैज का साइन हम जो भी लिखना होता है उसके पहले लगा दे। जैसे हमको लिखना है कि इट इज अ एडिशन प्रोग्राम, मतलब ये जो प्रोग्राम है वो ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। ये हमको अगर प्रोग्राम के अंदर लिखना हुआ एज अ मैसेज, तो इसके लिए जो है हम हैज का साइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। और इसका प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, यहां पे देखिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना हुआ और उसको हम कमेंट में लिखना चाहते हैं, जैसे ये देखिए, अगर हमने a इज इक्वल टू 5 कर दिया और b इज इक्वल टू 6 कर दिया और हमने यहीं पे लिख दिया प्रिंट a प्लस b, अब ये एडिशन का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें कि ऐड टू वैल्यूज, तो ये जो कमेंट है ये कमेंट लाइन है दोस्तों। तो ये इसको हेल्प कर रहा है समझने में, ताकि हम समझ सकें कि ये हमारा प्रोग्राम जो है एडिशन का काम कर रहा है। तो इसका आउटपुट केवल इतना होगा, 6 5 11 होगा, ये बाकी लाइनें जो इग्नोर हो जाएगी। तो ये कमेंट है दोस्तों, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। इसको जो है इन लाइन कमेंट भी कहते हैं। अगर उसे स्टेटमेंट का सामने लिखते हैं, अगर इसी चीज को नीचे लिख देते हैं या कहीं पे लिख देते हैं, उसको नॉर्मल कमेंट कहते हैं। वैसे वास्तव में दोस्तों ये सिंगल लाइन कमेंट ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, दूसरा होता है एक मल्टी लाइन, मतलब नंबर 2 जो है मल्टी लाइन कमेंट। इसका मतलब यह होता है कि एक से अधिक लाइनों का कमेंट भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पे बता दें दोस्तों, अगर हमको एक से अधिक लाइनों का कमेंट लिखना है तो हमको 3 सिंगल या 3 डबल कोट का मार्क प्रयोग करना होगा, कोटेशन मार्क का प्रयोग करना होगा। तो हम उसके अंदर
एक से अधिक लाइनों को कमेंट आराम से लिख सकते हैं, जिसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर करेगा, हम उसको उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं। तो कैसे, जैसे देखिए दोस्तों यही प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम थोड़ा सा आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, यहां पे हमने a = 6 लिया, फिर से देख लीजिए b = हमने 5 लिया, ठीक है। अब जो है यहां पे हमने ऐड किया, इसको प्रिंट करके ऐड कर दिया। सिंपल प्रोग्राम लेते हैं क्योंकि समझना हमको जो है कमेंट है। तो ये हो गया, ये हमारा 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है। अब यहीं के नीचे हम डबल कोट 3 लगाएंगे दोस्तों, बिना किसी स्पेस के, ऐसा लगा के, ठीक है। एक सेकंड, यहां पे देखिए, फिर से देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे मैंने a = 5 ले लिया है और b = 6 ले लिया है दोस्तों, ये है, ठीक। अब जो है दोनों को जोड़ना है, तो एक अलग से वेरिएबल मान लीजिए हमने d ले लिया, a = a + b कर दिया, और यहां पे उसी लाइन में लिख सकते हैं प्रिंट d कर दिया। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप सेमी कोलन लास्ट में लगा देते हैं तो उसी के आगे आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आपने सेमी कोलन नहीं लगाया है, तो ये से मान लीजिए हमने सेमी कोलन यहां पे नहीं लगाया है, तो इसके आगे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर आगे लिखना है तो हमको सेमी कोलन लगाना ही पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे लगाया तो इसके आगे हम लिख सकते हैं। ये हमने प्रोग्राम 2 नंबर को जोड़ने का लिख दिया। अब हमको जो है इसमें मान लीजिए एक से अधिक लाइनों का कमेंट हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यहां पे हम ऐसा 3 डबल या सिंगल कोटेशन मार्क बिना स्पेस के लिख देंगे, और यहां पे जो भी कमेंट हमको लिखना है वो हम ऐसा लिखते चले जाएंगे। लास्ट में जहां हमको बंद करना है वहां पे हम 3 कोटेशन मार्क ऐसा हम लगा देंगे। तो वो जो हमारा ये मल्टी लाइन कमेंट है, यानी ये इसमें हम एक से अधिक लाइनों का कमेंट लिख सकते हैं, जिसका यूज सिर्फ देखने के लिए होगा कि इसमें लिखा क्या गया है। इसका लेसन प्रोग्राम के इंटरप्रिटेशन से बिल्कुल या एग्जीक्यूशन से नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज द कमेंट एंड हाउ कैन यूज। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, ये है, तो ये जो क्वेश्चन हमारा था, कमेंट इज अ प्रोग्राम, मेक डिबग ऑफ द प्रोग्राम इजी है। बिल्कुल दोस्तों ये सही है, अच्छे कमेंट का यूज करके हम डिबगिंग को आसान कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम रन्स फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। इसका मतलब यह कह रहा है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की अपेक्षा ज्यादा तेजी से एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है। तो दोस्तों यहां पे हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो है बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, बाइनरी लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ। उसमें जो है प्रोग्राम को 0-1 की भाषा में लिखा जाता था। तो हमारा सीपीयू जो है इलेक्ट्रिकल पल्स में काम करता है और 0-1 में हम उसको लिखते थे, अर्थात उसके समान हम प्रोग्रामिंग करते थे, तो वो तुरंत जो है प्रोसेस कर लेता था बिना किसी ट्रांसलेटर के। उसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज आई। अच्छा, यहां पे एक बात आपको और ही बता दे दोस्तों, जो लो लेवल लैंग्वेज में, जो लो लेवल कहते हैं, तो लो लेवल लैंग्वेज में दोस्तों ये आपका ये बाइनरी लैंग्वेज भी आ जाता है और ये आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज भी आ जाता है दोस्तों। तो ठीक है, हम आपको बता रहे थे कि जो असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है वो कैसे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम से तेजी से प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में इंग्लिश में लिखा नहीं होता है, जो कि सीपीयू के समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करने में आसानी होती है असेंबलर को। क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम असेंबलर के द्वारा ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में, जो कि इजीली कर लेता है। लेकिन अगर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है तो इसका जो ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर या कंपाइलर, वो थोड़ा सा देरी से ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा में थोड़ा सा देर से तेजी से रन करता है, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है थोड़ा सा डिले हो जाता है दोस्तों। ये जो आपका कथन है बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि एब्रिविएशन ऑफ कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये तो फुल फॉर्म पूछा गया तो सिंपल सी बात है, हाँ ये आ भी सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में जनरेशन ऑफ द लैंग्वेज का एक टॉपिक है। तो ये जो कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है,
तो ये कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आप देख लीजिएगा, हो सकता है आ ही जाए आपके एग्जाम में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन फ्लो चार्टिंग आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सिंग। कहने का मतलब है फ्लो चार्ट में वास्तविक निर्देशों को बॉक्सिंग में दर्शाया जाता है। सही बात है दोस्तों, जब फ्लो चार्ट हम बनाते हैं तो हर एक सिंबल को हम बॉक्स में ही दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जो है स्टार्ट करना हुआ तो हम इसके लिए स्टार्ट के लिए ये बॉक्स लगाते हैं, ठीक, ये भी बॉक्स ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको जो है इनपुट लेना हुआ तो हम ये बॉक्स लगाते हैं, ठीक। अगर हमको आउटपुट को दिखाना हुआ तो हम ये बॉक्स लगाते हैं। अगर हमको डिसीजन यानी कोई ऐसा इफ स्टेटमेंट वाला इंस्ट्रक्शंस लिखना है तो हम जो है ऐसा डायमंड शेप का बॉक्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बॉक्स का यूज बिल्कुल करते हैं, ठीक। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है भले ही आपके एग्जाम में ना, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समझने योग्य है। हाई लेवल लैंग्वेज के आ जाने से सबसे जो बेहतर एडवांटेज हुआ है, फायदा हुआ, वो यही हुआ है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मशीन इंडिपेंडेंट, इसका मतलब यह है कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे चल जाएगा। कंप्यूटर इज नोन एज मशीन। इसके पहले अगर लो लेवल अर्थात बाइनरी में प्रोग्राम लिखते थे तो स्पेशली एक ही सिस्टम के लिए, कि कंप्यूटर सिस्टम के लिए लिखा जाता था। असेंबली लेवल लैंग्वेज भी मशीन इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं था। जब से हाई लेवल लैंग्वेज आया है, यानी जैसे सी, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेज में आते हैं। तो इसके प्रोग्राम में सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम किसी विशेष सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्रोग्राम नहीं लिखते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं वो सब पे चल जाता है। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये मशीन इंडिपेंडेंट है, अर्थात हर एक मशीन पे चल जाता है, किसी पर निर्भर नहीं है दोस्तों। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये होता है ट्रू दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूजिंग द लैंग्वेज अ प्रोग्रामर राइट्स प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। दोस्तों यहां पे ये भी आपका बहुत ही काफी अच्छा प्रोग्राम है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको थोड़ा सा जानकारी मिलेगी, प्लस हो सकता है आपके एग्जाम में जरूर आए। तो जब हम किसी भी लैंग्वेज का प्रयोग करके जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो वो प्रोग्राम हमारे द्वारा लिखा जाता है, वही जाके कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग कंप्यूटर के जो भी स्टार्टिंग प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से होती है वो उसी प्रोग्राम से होती है जो हम लिखते हैं। तो उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी सोर्स प्रोग्राम थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे डायमेट्रिकली भी दिखा सकते हैं, डायग्रामेटिकली चित्रवत, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है हमारा स्टेटमेंट, कैसे हमारा सोर्स प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रोग्राम है। मान लीजिए हमने यहां पे पाइथन की प्रोग्रामिंग की है। ये हमारी प्रोग्राम फाइल है p1.py, ठीक है। यहां पे हमने कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखे हुए हैं। तो ये जो प्रोग्राम जो हम लिखते हैं, जो प्रोग्रामर लिखता है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। यानी कहां से कोड निकल रहा है, हम लिख रहे हैं तो हमारे से निकल रहा है वो। तो ये हो गया सोर्स कोड दोस्तों। सबसे पहली बात ये हो गया आपका सोर्स कोड, ठीक है। यानी प्रोग्रामर के द्वारा लिखा गया किसी भी लैंग्वेज प्रोग्राम सोर्स कोड कहा जाता है, ठीक। सोर्स कोड, COD कोड, ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा सोर्स कोड। अब जो है इसको ट्रांसलेटर के द्वारा, यहां पे देखिए बीच में आ जाता है ट्रांसलेटर। जैसे दोस्तों कोई भी फ्रेंच या इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति हिंदी नहीं समझ सकता है, वैसे ही हिंदी जानने वाला, प्योर हिंदी जानने वाला व्यक्ति इंग्लिश या फ्रेंच नहीं समझ सकता है। तो बीच में ट्रांसलेटर यूज होता है। वैसे जस्ट होता है यहां सिस्टम में हमारा प्रोग्राम सिंपल इंग्लिश में लिखा गया होता है, उसको CPU की तरफ प्रोसेस करना होता है। तो बेस में ट्रांसलेटर जो है हमारे प्रोग्राम की यानी सोर्स प्रोग्राम को मशीन इक्विवेलेंट कोड में चेंज करता है, तब CPU उस पर काम करता है, प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो बीच में यूज होता है ट्रांसलेटर, और ये ट्रांसलेटर जो है जो प्रोड्यूस करता है वो होता है मशीन कोड। यानी CPU जिसको समझता है, तो इसी मशीन कोड
का एक रूप है ऑब्जेक्ट कोड। यानी ऑब्जेक्ट कोड जो है वो कोड होता है जो ट्रांसलेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों यहां पे एक बात बता दे, जो सी या सी प्लस में जो कंपाइलर यूज होता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट कोड ही बनाता है। तो इस प्रकार से अगर हम क्वेश्चन पे आए, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की ओर, तो यानी जो प्रोग्रामर जो है किसी भी लैंग्वेज का यूज करके जो प्रोग्राम लिखता है वो सोर्स कोड होता है, ऑब्जेक्ट कोड नहीं होता है। तो ये जो आपका इस कथन है वो बिल्कुल दोस्तों रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। ठीक, यहां पे दोस्तों होगा क्या, और सोर्स कोड। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग a flow chart for an algorithm is called a flow charting. A flow chart is nothing but a pictorial representation of an algorithm. वास्तव में दोस्तों ये कथन में सही चीजें लिखी गई है। कहने का मतलब यह है कि जो फ्लो चार्ट एल्गोरिथम के लिए डिजाइन किया जाता है उसे फ्लो चार्टिंग कहते हैं। और फ्लो चार्ट कुछ है नहीं दोस्तों, ये जो है एल्गोरिथम का एक चित्रमय रिप्रेजेंटेशन है। अर्थात जिस प्रोग्राम को समझने के लिए हम एल्गोरिथम में एबीसीडी अर्थात सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम को लिखते हैं, समझते हैं, उसी प्रोग्राम को समझने के लिए, एल्गोरिथम को समझने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज भी करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, अ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम इज ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड मॉड्यूल। दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, जब कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है या कोई बड़ा सॉफ्टवेयर को सिस्टम भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो जब कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो वो कई हजार लाइनों में होता है। तो उसको जो है कई भागों में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं मॉड्यूल। और हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग प्रोग्रामर डिसाइड हो जाते हैं जो उसको कोडिंग करते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। जब किसी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम एल्गोरिथम को बनाना होता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे मॉड्यूल कहते हैं। जिसको बनाने में, डिबगिंग करने में, मतलब कहने का यह मतलब है कि डिबगिंग मतलब होता है उसमें से गलती निकालने में भी आसानी होती है, टेस्टिंग में भी आसानी होती है। तो ये कथन बिल्कुल दोस्तों सही है, यहां पे हम ट्रू मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द सीरीज 1 2 3 4 8 13 इज एन फिबोनाची सीरीज। दोस्तों फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आ सकता है, हर एक लैंग्वेज में आता है परीक्षा में, क्योंकि ये फ्रीलेंस प्रोग्राम है। डिटेल में आप इसको देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको हम प्रोग्राम भी सेंड करेंगे लिंक पर कैरियर टेक एकेडमी में, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया दोस्तों, एक सीरीज दिया गया है। इसमें यह पूछा गया कि क्या ये श्रृंखला सीरीज एक फिबोनाची श्रृंखला है, सीरीज है। तो दोस्तों हम आपको फिबोनाची सीरीज को अच्छे से समझा दें। यहां पर आइए हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं, क्योंकि अभी समय है, आप इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर हमको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे फिबोनाची सीरीज प्रिंट होगी। देखिए फिबोनाची सीरीज दोस्तों 0 से स्टार्ट होती है, सबसे पहली बात, ठीक है। स्टार्टिंग इसकी 0 से होती है। अगला एक 0 और 1 दोस्तों बाय डिफॉल्ट प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इन फर्स्ट 2 को जोड़ा जाता है और फिर से देखते हैं दोस्तों, जैसे देखिए 0 और 1 पहले लिख दिया जाता है, उसके बाद इन दोनों को दोस्तों जोड़ा जाता है, ठीक है। जोड़ने के बाद जो भी आउटपुट आता है वो नेक्स्ट के लिए राइट कर दिया जाता है। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 1, ये लिख दिया जाता है। अब फर्स्ट उसके बाद यानी लेटेस्ट 2 को फिर से जोड़ा जाता है ऐसे, और इसका जो आंसर आता है फिर नेक्स्ट पे लिखा जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से यहां पे लिखा जाए तो 1 1 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहां पे आएगा 2। अब फिर लेटेस्ट 2 को हम जोड़ते हैं ऐसा, अब इसका जो आंसर आएगा दोस्तों फिर नेक्स्ट यहां पे हम राइट करते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर हम फिर लेटेस्ट 2 को जोड़ेंगे और यहां पे आएगा तो इसका हो जाएगा 2 3 5, तो हम यहां पे दोस्तों लिखते हैं 5, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही लेटेस्ट 2 को फिर से जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद जो उत्तर आता है फिर से यहां पे लिखा जाता है 8। इस प्रकार से दोस्तों चलता है। तो ये श्रृंखला जो है ऐसी बढ़ती जाती है तब तक जब तक हम जो है चाहते हैं कि हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम
फिबोनाची सीरीज की श्रृंखला प्रिंट हो दोस्तों। तो नेक्स्ट हो जाएगा क्या, अब अभी आप समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस के बाद जो आएगा वो हो जाएगा 13 दोस्तों। तो ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। ऐसे फिबोनाची सीरीज की श्रृंखला चलती है दोस्तों, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो कहा गया है कि क्या है फिबोनाची सीरीज है, दोस्तों यहाँ पे नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है अगर 0 तो स्टार्ट नहीं किया गया। पहली बात, अगर इनको जोड़ते हैं तो 3 आ गया, लेकिन इनको जोड़ते हैं तो 5 यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल यहाँ पे हम VF लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है डायमंड बॉक्स दैट कैन रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट कंडीशन। डायमंड बॉक्स, एक डायमंड बॉक्स जो 2 अलग अलग स्थितियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वास्तव में दोस्तों ये फ्लो चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें यह बताया गया है कि डिसीजन के लिए जो डायमंड बॉक्स लगता है वो 2 कंडीशन स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, स्थितियों को दिखाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जब हम डायमंड बॉक्स को यूज करते हैं ऐसे ही, तो ऊपर से जो एक इनपुट लाइन होती है, यहां पे स्टेटमेंट आता है, लेकिन यहां पे आने के बाद 2 स्थिति बनती है, अलग अलग स्थिति बनती है। या तो इसमें दिया गया प्रोग्राम ट्रू होता है तो ये आपका इधर वाला स्टेटमेंट प्रोसेस होता है। अगर ये फॉल्स होता है तो ये इधर वाला स्टेटमेंट प्रोसेस होता है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होती हैं। तो कहने का मतलब ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। 2 अलग अलग कंडीशन में से कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट होगी, अराइज होगी, जिसके द्वारा हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो ये दोस्तों जो कथन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल ट्रू हम यहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन यूज फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट वैल्यूज फ्रॉम अदर टाइप टू इंटीजर टाइप। यहां पे एक फ्लोट फंक्शन का जिक्र दोस्तों किया गया है। यह फ्लोट फंक्शन है, कहा गया है कि वो फ्लोट फंक्शन जो है इंटीजर डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट करता है। क्या ये कथन सही है, ऐसा पूछा गया है आपसे। तो दोस्तों यहां पे आपको हम थोड़ा सा बता दें अच्छे से, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहां पे देखिए जो हमारा फ्लोट क्वेश्चन है, फ्लोट जो दोस्तों हमारा फंक्शन है, ठीक है, फ्लोट जो फंक्शन है वो फ्लोट में किसी भी प्रकार के डेटा टाइप को कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं, जैसे दोस्तों ये फ्लोट आपका हो गया फंक्शन, या FLOAT फ्लोट फंक्शन है। ये किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को फ्लोट में बदलता है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें यहां पे, अगर हमने यहां पे दोस्तों लिखा प्रिंट और हमने यहां पे फ्लोट लगा दिया, ठीक है, फ्लोट लगा दिया या FLOAT फ्लोट, और हमने इसके अंदर दे दिया 2। अब देखिए तो दोस्तों 2 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन ये फ्लोट में बदलेगा। जब बदलेगा दोस्तों तो 2.0 आएगा, मतलब ये फ्लोट में वैल्यू को बदल देगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी वैल्यू को देते हैं फ्लोट के अंदर तो वो दशमलव में बदल देता है, अर्थात फ्लोट वैल्यू बदलता है, इंटीजर में नहीं बदलता है। यहां पे थोड़ा सा आपको हम बता भी दें दोस्तों, जो आपका INT फंक्शन है वो इंटीजर में वैल्यू को बदलता है। अगर ये हमारा जो 2.0 है जो कि फ्लोट में है, अगर हमको इसको बदलना होगा इंटीजर में, तो हम ऐसा करेंगे दोस्तों, प्रिंट के अंदर हम INT फंक्शन को लगा देंगे और यहां पे 2.0 लिख देंगे, जो कि हमारा फ्लोट है, लेकिन ये 2 निकलेगा, अर्थात इंटीजर में बदल के निकलेगा। अगर यहां पे 5 भी है दोस्तों, तब भी ये 2 ही निकलेगा, यानी इंटीजर पार्ट ही रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पे देखा कि फ्लोट फंक्शन फ्लोट में बदलता है, इंटीजर फंक्शन इंटीजर बदलता है। इसी में साथ दोस्तों यहां पे छोटी सी चीज आपको और भी मेंशन कर देते हैं। अगर हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में दें, अगर किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग में देते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए दोस्तों str एक फंक्शन है, अगर हमने यहां पे 3 लिखा, ठीक है, तो वो जो है इसको 3 को दोस्तों इस प्रकार से वो जो है बदलेगा कि वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है फ्लोट और इंटीजर या स्ट्रिंग फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे आपको हम और बता दें दोस्तों, ठीक, एक बात और यहां पे ध्यान से देखिएगा। यहां पे थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि स्ट्रिंग का फंक्शन जो है कैसे इंटीजर का फंक्शन काम करता है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकता है, आपको एग्जाम में फेस करना पड़े, तो जैसे मान लीजिए a = हमने यहां पे लिया ऐसा 3, तो दोस्तों ये 3 आपका स्ट्रिंग में है,
लेकिन अगर हमको इसको एज अ नंबर जोड़ना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, अगर मान लीजिए दोस्तों हमने लिया b इक्वल टू 4, तो ये दोस्तों ये दोनों स्ट्रिंग में है, ठीक है। अगर हमको इसको जोड़ना होगा, अगर हमने सिंपल ऐसा लिखा, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। जैसे हमने दोस्तों ये a प्लस b लिखा, तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 3 4, 4 3 7 नहीं आएगा, इसको पहले हमको जो है इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट लिखा और यहां पे दोस्तों हमने लिखा INT और इसको a को जो कि स्ट्रिंग में है अगर हमने यहां पे लिख दिया, उसके बाद हमने यहां पे प्लस लगाया, फिर दोस्तों हमने यहां पे INT लिख दिया, फिर हमने ये जो b जो स्ट्रिंग प्रकार से है इसको हमने b में लिखा और उसके बाद इसको बंद कर दिया, ये हमने बंद कर दिया दोस्तों। तो ये पहले a जो कि स्ट्रिंग में है ये बदलेगा और हो जाएगा 3, और ये जो स्ट्रिंग में है 4 ये बदलेगा हो जाएगा 4। अब जो है 3 4 आपस में जोड़ेंगे, अब जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा दोस्तों 7। इस प्रकार से जो है ये फंक्शन काम करता है दोस्तों, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो है यानी ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्लोट फंक्शन जो है वैल्यू को फ्लोट में बदलता है, ना कि इंटीजर में बदलता है, तो ये है फॉल्स दोस्तों, ठीक। It is mandatory to have one main function in Python program। दोस्तों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, क्योंकि अभी ओ लेवल का एग्जाम, ओ लेवल का जो सिलेबस है दोस्तों जनवरी इस साल के जनवरी से चेंज हुआ है, और पहला ये एग्जाम है जो पाइथन की प्रोग्रामिंग में होगा, तीसरा पेपर आपका। इसके पहले सी की प्रोग्रामिंग में आपका ओ लेवल का एग्जाम होता था, तीसरा पेपर। तो सी में क्या होता था दोस्तों, एक मेन फंक्शन का होना बहुत जरूरी था, ऐसा सी में था। अगर ये आपका सी में होता तो ये कथन बिल्कुल सही होता, लेकिन पाइथन में क्या है, मेन फंक्शन कुछ होता ही नहीं है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पूछ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग में दोस्तों मेन फंक्शन होता ही नहीं है, ना तो होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये कथन आपका बिल्कुल और जो है गलत है, अर्थात फॉल्स है दोस्तों, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द प्रिंट फंक्शन इज कॉल्ड अ बिल्ट इन फंक्शन बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द पाइथन स्टैंडर्ड फंक्शन लाइब्रेरी। यहां पे दोस्तों एक कथन कहा गया है कि प्रिंट जो फंक्शन है वो बिल्ड इन फंक्शन है। दोस्तों यहां पे बिल्ड इन को जरा समझते हैं। दोस्तों हम भी फंक्शन बनाते हैं, अपने काम के लिए फंक्शन चैप्टर है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो बना के दे दिए गए हैं, हम उनका यूज करते हैं, तो उनको कहते हैं बिल्ड इन फंक्शन, प्रीवियस डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, इवेल हो गया, इंटीजर हो गया, मैथ हो गया, एसक्यूआरटी हो गया। इस प्रकार से फंक्शन दोस्तों बना के रखे गए हैं। मैथ का जो एसक्यूआरटी फंक्शन है मैं उसकी चर्चा कर रहा था, तो इस प्रकार से बना के रखे गए जिसको बोलते हैं बिल्ड इन फंक्शन, ठीक है। अब ये सभी बिल्ड इन फंक्शन जो है पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो है रखे गए हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो प्रिंट फंक्शन हमारा होता है वो थोड़ा सा, हाँ, प्रिंट फंक्शन में भी क्वेश्चन आपको एक बहुत ही अच्छा है। यहां पे देखिए सी लैंग्वेज का जो प्रिंटफ फंक्शन था दोस्तों, वो हर बार प्रिंटिंग जब करता था तो उसी लाइन पे कर देता था। उसको अगली लाइन पे जाने के लिए न्यू लाइन का जो है एस्केप सीक्वेंस दोस्तों लगाना पड़ता था। वो जो प्रिंटफ फंक्शन सी लैंग्वेज का था। लेकिन सबसे खास बात है और अच्छी भी बात है कि जो पाइथन का प्रिंट फंक्शन है ये हर बार प्रिंटिंग जो है नई लाइन से करता है दोस्तों। तो ये एडवांटेज है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको अलग से कि क्या पाइथन का प्रिंट फंक्शन हर बार प्रिंटिंग नई लाइन से करता है कि नहीं। तो हर बार ये प्रिंटिंग नई लाइन से करता है, ये भी साथ में आप समझ लीजिएगा। तो कहने मतलब ये क्वेश्चन के कथन जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। ये है बिल्ट इन फंक्शन जो होता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। कहने का यह मतलब है कि यहां पे ये स्टेटमेंट कहा गया है कि पाइथन ये स्वीकार करता है, यानी पाइथन में हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू को एक ही समय अधिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब यह है। तो कैसे कर सकते हैं, यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है।
और कैसे कर सकते हैं हम आपको यहां पे बता रहे कि कैसे एक सिंगल वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, जो कि पाइथन का एक विशेषता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको। जैसे दोस्तों हमको 5 को जो है स्टोर करना है ए बी सी डी के अंदर, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे सिंपल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। अब हमको इसके अंदर जो भी वैल्यू असाइन करनी है हम यहां पे लिख देंगे 5। तो क्या होगा दोस्तों, ये 5 इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि एक वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल में एक ही साथ में असाइन कैसे कर सकते हैं, और भी चीजें हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। जैसे दोस्तों ऐसा कहा गया a, b इज इक्वल टू 5, 6। तो दोस्तों यहां पे दो वैल्यूज को दो वेरिएबल में एक ही साथ में असाइन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये वैल्यू दोस्तों यहां पे चली जाएगी और ये वैल्यू यहां पे चली जाएगी। तो इस प्रकार से असाइनमेंट पाइथन में थोड़ा इजीली बना दिया गया है, ताकि हम अपने प्रोग्राम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है, यानी सिंगल वैल्यू को हम मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ असाइन कर सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स वन इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड बाइट कोड एट अ टाइम। इंटरप्रेटर दोस्तों इसके बारे में एक आध दो बार और भी हमने बोला, लेकिन यहां पे अच्छे समझ लेना है। क्वेश्चन बदल भी सकता है, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है बिल्कुल दोस्तों सेम है। यहां पे इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर है। ये एक इंस्ट्रक्शंस को, वन इंस्ट्रक्शंस मतलब वन कथन एक लाइन में जो लिखा होता है, वन इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में अर्थात बाइट कोड में दोस्तों एट अ टाइम, एक ही समय पर। दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है। कहने का मतलब थोड़ा समझ लीजिए, ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कंपाइलर पहला नंबर है। कंपाइलर पूरे पेज को एक बार में बदलता है ऑब्जेक्ट कोड में। दूसरा नंबर है इंटरप्रेटर, जो एक स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं एक लाइन को एक बार में बदलता है मशीन कोड अर्थात बाइट कोड में, और उसी समय वो लाइन प्रोसेस भी हो जाती है सीपीयू के द्वारा और आउटपुट भी मिल जाता है दोस्तों। तो ये कथन इस प्रकार से बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। इन पाइथन वेरिएबल इज वर्क्स, इन पाइथन वेरिएबल इज वर्क्स विथ डायनेमिक टाइप मैकेनिज्म। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है पाइथन में। डायनेमिक टाइप मैकेनिज्म पर पाइथन का वेरिएबल्स आइडेंटिफायर काम करता है। कैसे आपको यहां पे हम बताते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, ताकि सेट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। देखिए दोस्तों, जब कोई वेरिएबल जो है पाइथन में प्रोग्राम को करने के लिए बनाया जाता है, उसमें वैल्यू दी जाती है, तो पहली ही बार में उसमें वैल्यू को स्टोर करना अति जरूरी होता है। थोड़ा सा आपको हम यहां पे बताएंगे। अगर सी में प्रोग्राम को करते होते तो कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों हमको जो है 5 को प्रिंट कराना है सी में, तो कैसे करेंगे। सिंपल से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं यहां पे, तो आपको दोनों में अंतर पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हम क्यों कहते हैं डायनेमिक टाइप। तो दोस्तों हेडर फाइल मान लीजिए इंक्लूडेड है, तो हमने यहां पे लिखा वायर्ड मेन, जैसा कि हम लोग लिखते थे। मान लीजिए हमने यहां पे इंटीजर ए ले लिया। अब ये पहले बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये पाइथन में बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। ये पहले था सी में, अभी भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सी है नहीं। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू 5, ठीक है। इन दोनों लाइनों को दोस्तों हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसा है सी में, ऐसा सी में है, ठीक है, लेकिन पाइथन में नहीं है। तो अगर इसी काम को, अगर मान लीजिए इसको प्रिंट कराना होता तो प्रिंट तो हो ही जाएगा। अगर इसको हमको पाइथन में करना हुआ दोस्तों, तो कैसे करेंगे। सिंपल हम ए लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 कर देंगे, बस इतना ही करना है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल ऐसा कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो मैकेनिज्म यूज हुआ है दोस्तों पाइथन में पहली बार, इसी को बोलते हैं डायनेमिक टाइप। इसमें एक बात और निकल के आती है कि पहली बार जब भी वेरिएबल बनाएंगे पाइथन के प्रोग्रामिंग के लिए, तो उसमें वैल्यू को शो करना अति जरूरी होता है। इसी वैल्यू से वो जो है इसकी डेटा टाइप को डिसाइड कर लेता है, डिफाइन कर लेता है।
तो ये मैकेनिज्म जो है दोस्तों बहुत बिल्कुल सही कहा गया वहां पे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये जो डायनेमिक टाइप का मैकेनिज्म है वेरिएबल के लिए जरूरी होता है, वेरिएबल इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। बिल्कुल दोस्तों सही कथन कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली अलाउड सिंबल्स कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल ए 0 to 9 अंडरस्कोर इन पाइथन फॉर द आइडेंटिफायर। दोस्तों ये आइडेंटिफायर वेरिएबल्स को बनाने का रूल्स है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का है कि जब किसी वेरिएबल्स को हम डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको जो है हम वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम निम्नलिखित सिंबल्स को ही यूज करेंगे, ये जरूरी है, ऐसा रूल्स भी है दोस्तों। हम ABCD का यूज कर सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल में, डिजिट का भी यूज कर सकते हैं लेकिन पहले नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर के स्टार्टिंग में हम डिजिट बिल्कुल नहीं लगाएंगे दोस्तों। अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं या बीच में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी इसी सिंबल का यूज करके पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेरिएबल्स आइडेंटिफायर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फंक्शन का नाम हो गया, क्लास का नाम हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको हम बता भी देते हैं कि कैसे कैसे हम सही वेरिएबल्स या कैसे कैसे हम रॉन्ग वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि क्वेश्चन में आपको मदद मिले एग्जाम में। देखिए दोस्तों, जब हमको मान लीजिए ये सेलेक्ट करना हो कि कौन सा तरीका वेरिएबल्स को बनाने का सही है, तो यहां पे देखिए अब हम आपको सही बता देते हैं कैसे हम बनाएंगे तो सही होगा। ABCD का यूज कर सकते हैं, पहले अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, एक ही अंडरस्कोर का यूज भी कर सकते हैं, A1 कर सकते हैं, डिजिट को बीच में यूज कर सकते हैं, B कर सकते हैं, AB लास्ट में डिजिट का यूज कर सकते हैं, ABCD बाद में 1 अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल की लेंथ को लेकर कोई भी डिसाइडियन नहीं है, अर्थात कितना बड़ा भी हम आइडेंटिफायर बना सकते हैं। अब आपको गलत बताते हैं कैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा A स्पेस B, ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने यहां पे लिखा डैश लगा दिया दोस्तों तो भी गलत है। अगर हमने 1 से स्टार्टिंग कर दी सीधा 1 लिख दिया तो भी गलत है। अगर हमने 1A लिख दिया दोस्तों ये भी गलत है क्योंकि स्टार्टिंग यहां से हो रही है। किसी भी अदर सिंबल का अगर हमने यूज कर लिया बीच में वो भी गलत है, जैसे ये लगा दिया ये भी गलत है, ठीक है। इस प्रकार से ये गलत मार्क आपका डिफाइन है वेरिएबल और वो सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल्स में उन 3 प्रकार के सिंबल्स का यूज किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो बिल्कुल सही था, सिर्फ हम इन्हीं सिंबल्स का यूज करके वेरिएबल्स को बनाएंगे, आइडेंटिफायर्स को बनाएंगे, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। The output of the input function is not required to convert into numeric format for perform the arithmetic operations। दोस्तों ये जो कथन लिखा गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा कथन है। इससे समझ में आता है कि प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ रही है कि नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में इसका काफी महत्व रहेगा। तो ये कह रहा है कि जब इनपुट फंक्शन काम होता है वैल्यू को लेना दोस्तों कीबोर्ड से यूजर के द्वारा। तो जब इनपुट फंक्शन वैल्यू हमको देता है, यानी इनपुट फंक्शन का जो आउटपुट है, जो हमको वैल्यू मिलती है, उसको अगर हम इनपुट के द्वारा दिए गए वैल्यू पर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को चाहते हैं करना, तो क्या उस इनपुट फंक्शन के द्वारा दी गई वैल्यू को किसी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं। सिंपल सी बात है। यहां पे एक बात पहले हम बता देते हैं दोस्तों, जो इनपुट फंक्शन होता है पाइथन का, ये हर एक प्रकार की वैल्यू को, डेटा को स्ट्रिंग के फॉर्म में ही देता है। अगर हम 2 और 3 भी इंटर करेंगे, अगर इसके द्वारा हमको वैल्यू मिलेगी तो वो दोस्तों स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगी। तो जब इनपुट फंक्शन जो है वैल्यू हमको देगा, अगर उस वैल्यू पर हम किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वहां पे जरूरी होगा कि हम उसको कन्वर्ट करें उस न्यूमेरिक फॉर्म में और फिर उसके बाद उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन बाद में करें। तो ये कथन आपका बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, ये फॉल्स है। मतलब कहने का कि जो आपका इनपुट फंक्शन है
नॉट रिक्वायर्ड मतलब रिक्वायर्ड है, ये नॉट नहीं रहेगा, मतलब रिक्वायर्ड है, अर्थात ये कथन फॉल्स है, तो ये दोस्तों फॉल्स है। कैसे होगा थोड़ा सा मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है, ये कैसे ये काम करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई दो वैल्यू ले रहे हैं इनपुट फंक्शन का प्रयोग करके, तो हम कैसे उसको बदलेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए हमको दो नंबर लेके जो है जोड़ना है उसको, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा a इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिखा इनपुट, हमने यहां पे लिखा दोस्तों इनपुट, ठीक है, यहां पे लिखा इनपुट। एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, अगर हमको दो नंबर यहां पे लेके जोड़ना हुआ तो हम कैसे इनपुट फंक्शन का यूज करके जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा a इज इक्वल टू, हमने यहां पे लिखा इनपुट और यहां पे लिखा मैसेज इंटर वन नंबर, हमने लिखा इंटर वन नंबर, ये हमारा मैसेज है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रोग्राम लिखिए मैसेज जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे हम किसी के पास कुछ भी मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको ये पेन दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए, ये पैसे दे दीजिए, वैसे ही हमको बोलना पड़ेगा कि इंटर वन नंबर। जैसे हम एटीएम में जाते हैं तो कहता है कि प्लीज इंसर्ट योर कार्ड, प्लीज इंटर योर पिन कोड, तो हमको मैसेज देना पड़ेगा इंटर वन नंबर। ये नंबर एक आगे, एक हमने नंबर फिर से ले लिया, दूसरा नंबर इनपुट। अगर हमने यहां पे लिखा इनपुट, फिर हमने लिखा इंटर सेकेंड नंबर, हमने एक मैसेज दे दिया इंटर सेकंड नंबर, ये हमने लिख दिया, हमको दूसरा नंबर आप दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना। अगर हमने यहां पे लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी और हमने इसको डिस्प्ले करा, हमने लिखा प्रिंट, तो दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो इसका आउटपुट जो होगा, अगर आउटपुट यहां पे दिखाते हैं, मान लीजिए ये चला प्रोग्राम और आउटपुट यहां पे है कि इंटर वन नंबर, अगर आया इंटर वन नंबर ऐसा आ गया, मान लीजिए आपने दे ही दिया 5 और इंटर की प्रेस कर दिया, फिर दोबारा आएगा कि इंटर सेकेंड नंबर, दोस्तों ना इंटर सेकेंड नंबर ऐसा आएगा, इंटर सेकेंड नंबर। आप मान लीजिए आपने दोस्तों दो दिया और इंटर कर दिया, अब दोनों जुड़ेंगे 5 2 7 होता है, लेकिन जो उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 5 और 2, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमको हर एक प्रकार की वैल्यू को स्ट्रिंग में देता है और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होती है, ना कि दोस्तों सम होती है, जोड़ती है। तो अब जो है ये प्रोग्राम, अगर आउटपुट तो चल तो रहा है लेकिन आउटपुट रॉन्ग दे रहा है, तो अगर इसी प्रोग्राम को हमको अच्छे से आउटपुट दिलाना हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट के द्वारा दिए गए आउटपुट को हम बदलेंगे पहले न्यूमेरिक फॉर्म में, तब हम उसको जो है प्रोसेस कराएंगे तो हमको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। कैसे, यहां पे आपको बता दें हम, अगर मान लीजिए दोस्तों हमको जो है ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हमको दो नंबर ऐड करके दे दे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू, अब यहां पे हम इनपुट लगाएंगे, ठीक है, इनपुट लगा दिया और यहां पे लिखा इंटर वन नंबर, ये हमने लगा दिया इंटर वन नंबर, और मान लीजिए ये नंबर हमने लेना है। अब इनपुट आएगा a में, a जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा दोस्तों। अब हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन भी लगा सकते हैं, इवेल फंक्शन भी लगा सकते हैं। इवेल में ये फायदा है कि अगर दशमलव में वैल्यू देगा तो दशमलव में बदलेगा वो, अगर इंटीजर लगाएंगे दोस्तों तो सिर्फ इंटीजर में बदलेगा, अगर फ्लोट लगाएंगे तो फ्लोट में ही बदलेगा। तो इवेल फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इवेल फंक्शन यहां पे लगाया हमने और यहां पे a लिख दिया, तो अब ये अगर हम जो भी नंबर देंगे वो डायरेक्टली जो है इवेल को कन्वर्ट करेगा नंबर के फॉर्म में। ऐसे मान लीजिए दोस्तों हम b ले लेते हैं, तो यहां पे इनपुट लगा देते हैं, इनपुट लगाने के बाद यहां पे हमने लिखा इंटर सेकंड नंबर, हमने यहां पे लिखा सेकंड नंबर, ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया सेकंड नंबर और हमने यहां पे क्या किया, अब जो है ये सेमीकोलन है दोस्तों, अब इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। y इक्वल टू हमने लिखा इवेल, उसके बाद यहां पे लिख दिया b। अब दोस्तों यहां पे जो है ये इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, c इक्वल टू x प्लस वाई कर देंगे और हम इसको प्रिंट करा देंगे दोस्तों, ये हो गया प्रिंट c। तो अब अगर आपने वैल्यू यहां पे दी है 5
और दूसरी वैल्यू आपने दी है तो आएगा 7 दोस्तों, तो जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रिंट फंक्शन जो हमारा इनपुट फंक्शन है उसके आउटपुट को चेंज करना जरूरी है न्यूमेरिक फॉर्म में किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है टू प्रोवाइड्स द आउटपुट टू द यूजर एंड इनपुट फंक्शन इज यूज्ड। दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमको यूजर को आउटपुट देना होगा तो हमको इनपुट फंक्शन नहीं प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी प्रिंट फंक्शन का प्रयोग करके हम आउटपुट को यूजर के सामने दिखा सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों वही फॉल्स है, ये तो आसान सा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन द स्ट्रिंग मस्ट बी डिफाइंड विदिन द स्ट्रिंग दोस्तों मस्ट बी डिफाइंड विदिन सिंगल और डबल कोट मार्क। दोस्तों ये बिल्कुल सही कथन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए दोस्तों सी लैंग्वेज में कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सिंगल कोट मार्क का यूज होता था, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए डबल कोट मार्क का यूज होता था, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर का प्रयोग होता नहीं है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो सिंगल कोट मार्क लगाएं या डबल कोट मार्क लगाएं दोस्तों, दोनों ही स्ट्रिंग को डिफाइन करने के काम के लिए उपयुक्त हैं। थोड़ा सा आपको हम दिखाना भी चाहेंगे एग्जांपल करके यहां पे, ताकि आपको लॉन्ग प्रोग्राम करने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको नाम स्टोर करना है, जैसे हमने लिखा ए। हाँ दोस्तों यहां पे देखिए, अगर हमको कोई भी नाम स्टोर करना है, ठीक है, हमने ए लिया, इज इक्वल टू हमने यहां पे लिखना है, मान लीजिए हमने लिया राकेश। ठीक, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक, ये हो गया राकेश। अब अगर हमको इसी को सिंगल कोट में भी लिखना हुआ तो भी आराम से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर हमने यहां पे लिखा राकेश दोस्तों तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ एक बात यहां पे ध्यान देना है, अगर हम सिंगल लगाएंगे दोस्तों तो सिंगल ही लास्ट में लगाना पड़ेगा, अगर हम डबल लगाएंगे तो डबल ही लगाना पड़ेगा। अर्थात अगर इसी लाइन को हम सिंगल कोट में लिखना चाहते हैं तो हमको सिंगल कोट शुरू और लास्ट दोनों में लगाना पड़ेगा, मतलब सिंगल कोट भी ही जरूरी होता है। सिंगल कोट ही इनफ है स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए, आप डबल भी लगा सकते हैं या सिंगल, दोनों चलेगा। तो दोस्तों यहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन करने का जो तरीका है वो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों ही यूज होता है दोस्तों। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिए, अच्छे से समझ भी लिया। तो दोस्तों अब आपको हम यहां पे बता दें कि कैरियरटेक एकेडमी का जो लिंक है वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम देंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने डिफाइन किए हैं इंपॉर्टेंट, वो देंगे, बनाए हैं। आप इसको लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब तो पहले आप कर ही लीजिए, जो आपके मित्र हैं उनको भी बता दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवा लीजिए, ताकि जो है वीडियोज हमेशा आपको मिलते रहेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ओ लेवल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल ओ लेवल की बहुत ज्यादा डिमांड है सरकारी नौकरियों में भी। उसका सिलेबस जो दोस्तों डिफाइन किया गया है वो बहुत ही अच्छा है, इससे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा हमारे वीडियोस को। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको कोई ऐसा लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो ट्रू फॉल्स का हमारा सेकेंड स्लॉट होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।